हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटोवी के साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी मैं के बारे में, और हमने मैं के विभिन्न यूज के बारे में जाना है। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं उसी के पास्ट के माइट की, यानी जो हमारा माइट होता है वो मे का पास्ट होता है। और आज हम जानेंगे माइट के बारे में। और दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे पीछे जा, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के पीछे की सारी वीडियो देख लें। क्योंकि दोस्तों जितना आप पीछे से देख के आएंगे, आने वाला हर कंटेंट आपको वो उतना ही आने वाला हर कंटेंट आपको उतना ही अच्छा समझ में आता रहेगा। और दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला हर कंटेंट की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइमली। और आपका कोई कंटेंट कभी कभी होता क्या है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है और जिससे कि हमारा कंटेंट छूट जाता है। तो प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। दोस्तों इसी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पीछे जाना था मैं के बारे में, और आज हम जानेंगे माइट के बारे में। आज हम माइट के यूज के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जान लें कि माइट होता क्या है। तो दोस्तों मैं का पास्ट माइट होता है। जो मैं का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे कि दोस्तों अगर मैं हमारा प्रेजेंट है तभी तो इसका माइट पास्ट हुआ, और अगर पास्ट हुआ तो माइट का प्रयोग केवल पास्ट में ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। जैसे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं उस समय हम मे को माइट में परिवर्तित कर देते हैं। हालांकि दोस्तों अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाए हैं। जब आपको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि टेंस भले हमारा प्रेजेंट में होगा, लेकिन जब उसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, सॉरी, जो हमारा टेंस में जो हमको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं नरेशन में, तो हम क्या करेंगे कि हम मे को माइट कर देते हैं। हालांकि तो और हम देखेंगे यहाँ पे कि मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है और मे का पास्ट माइट होता है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ ही माइट कम इन, क्या वह आ सकता है। यानी माइट अगर लग गया तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? इससे पहले में रहा होगा। में रहा होगा जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाए, क्योंकि जब इनडायरेक्ट हम बनाए तभी तो माइट हुआ। तो हम क्या देखें कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तब भी हम में का माइट कर देते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, दैट, कि इट माइट रेन दैट डे, यानी उसने कहा कि हो सकता है कि उस दिन, मतलब डेट डे, उस दिन बारिश हुई हो। यानी ये कंफर्म नहीं है, ये एक मतलब जो माइट होता है वो रिमोट पॉसिबिलिटी यानी दूर की संभावना के बारे में बताता है। और में जो हमारा होता है ये पॉसिबिलिटी, अभी हम आपको आगे बताएंगे पॉसिबिलिटी के बारे में बताएं। तो माइट का मतलब हो गया रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, यानी दूर की संभावना के बारे में बता रहा है कि हो सकता है कि उस दिन बारिश हुई हो। किसने कहा? ही ने कहा। और अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो माइट आई बोरो योर सोफ़ा सेट। अब यहाँ पर दोस्तों देखना कि यहाँ पर माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के रूप में किया गया, लेकिन ये कैसी रिक्वेस्ट है? जैसे कि कभी कोई इंसान हमारे सामने क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है किसी चीज़ की वजह से, और वो लाचार होकर किसी चीज़ से मांगता है, यानी हिजिटेशन के साथ, यानी हिचकिचाहट के साथ। और जैसे जिसको हम बोलते हैं अगर बोलचाल भाषा में कि वो
मतलब घबराहट से मांग रहा था, मतलब गिड़गिड़ा के मांग रहा था। तो ये माइट हमारा गिड़गिड़ाना को दर्शाता है कि माइट मतलब उस वो गिड़ यो वो सोफ़ा उधार लेने के लिए वो गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन हालांकि हम गिड़गिड़ा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट का भाव करेगा। आई मतलब अगर मैं होता तो ये रिक्वेस्ट होता, पॉसिबिलिटी वाला। ये जो माइट है ये लगा देता है मतलब रिक्वेस्ट की वह सीमा जहाँ पर हम गिड़गिड़ाना बोल देते हैं, वो सीमा को हम माइट लगा करके रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो माइट आई बोरो योर सोफ़ा सेट, यानी क्या मैं आपका सोफ़ा सेट उधार ले सकता हूँ। बोरो मतलब उधार ले सकता हूँ, लेकिन इसने सोफ़ा जो मांगा तो वो थोड़ा गिड़गिड़ाने के भाव में मांगा, इसलिए हम माइट का प्रयोग किए हैं। और इट माइट रेन टुडे, यानी हो सकता, मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी कि कोई बादल छाए वगैरह नहीं है, मौसम कोई है नहीं। और तो वह क्या बोला कि इट माइट हो सकता है कि बारिश आज हो जाए। तो यह क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में दिखाया। लेकिन हम क्या देखेंगे कि इन दोनों वाक्यों में कहाँ पर प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट में। दोस्तों इन वाक्यों का दोनों का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हुआ है, और इनका हम नरेशन बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, मे को माइट में परिवर्तित कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं। और जब चेंज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब दोनों ये इनडायरेक्ट टेंस हैं और दोनों में हम मे की जगह पर माइट कर दिए। हालांकि कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे हम इस बात को और अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब हम डालेंगे माइट यूज वन, यानी माइट का यूज वन। तो दोस्तों यूज वन में हम क्या देखेंगे, माइट के प्रयोग के द्वारा लेस पॉसिबिलिटी, यानी लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना, एवं मच डाउट यानी बहुत ज़्यादा संदेह या डाउट होना का भाव प्रकट होता है। जैसे कि दोस्तों हम पहले जाने मे और माइट में डिफरेंस क्या है। जैसे ये हो गया हमारा मे और ये हो गया हमारा माइट। ये हमारा क्या हो गया, माइट, और ये हमारा क्या हो गया, मे। ये हमारा मे, ये हमारा माइट। तो जहाँ पर माइट आएगी तो इसमें क्या होगी, इसमें पॉसिबिलिटी होगी। इसमें क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। कह सकते हैं कि मच पॉसिबिलिटी होगी, ठीक। और इसमें क्या होगा, डाउट होगा, लेकिन वो कैसा डाउट होगा, लेस डाउट। दोस्तों ये हमारा क्या होगा, लेस डाउट होगा। और देखेंगे कि हम इसमें देखें कि मच पॉसिबिलिटी और लेस डाउटफुल होगा, और इसमें हम क्या देखेंगे कि लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी और मच डाउट होगा। हम क्या देखें कि इसमें हम में देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसी है, मच, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और डाउटफुल क्या है, लेस, यानी डाउटफुल कोई मतलब नाम मात्र का है ही नहीं। लेकिन हम इसमें क्या देखें कि इसमें लेस पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है माइट में। और अगर डाउटफुल का बात करें तो मच डाउट, यानी अपने चरम पर होता है डाउटफुल। तो हम क्या जाने, यानी संदेह भरपूर होगा और पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। और पॉसिबिलिटी इसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। डाउट क्या होगा, बिल्कुल होगा ही नहीं। तो हम समझ गए होंगे। और अब हम इसको आगे देखते हैं।
जैसे दोस्तों इनके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट क्या है, द स्काई इज क्लाउडी, यानी जो आसमान है वो छाया हुआ है। इट में रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो, यानी जब मौसम मौसम छाया होगा तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या किया प्रयोग, मे का प्रयोग किया, क्योंकि पॉसिबिलिटी मौसम छाने की वजह से ज़्यादा बढ़ जाती, तो मे का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, द स्काई इज नॉट क्लाउडी, यानी अब बादल छाए हुए नहीं हैं, बट आ चेंज इन वेदर, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर मौसम में परिवर्तन होता है, इज ऑलवेज पॉसिबल, तो ऐसी जब परिवर्तन हो जाता है तो संभावना बढ़ जाती है, इट में रेन टुडे, यानी हम बारिश की संभावना कब तलाश रहे हैं, जब मौसम चेंज होगा। और जब मौसम चेंज होगा, ये तो कोई गारंटी तो है नहीं कि अब अच्छा खासा धूप हो तो मौसम चेंज हो जाए। तो क्या है ये तो एक बहुत ज़्यादा रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी बहुत दूर की संभावना के बारे में बात करता है। यदि मौसम चेंज हुआ तो बरसेगा, तो ऐसी ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, माइट का प्रयोग किए। तो हम क्या देखें, माइट का प्रयोग देखें। जैसे ही माइट विन द फर्स्ट प्राइज, अब जैसे आप पहला टिकट ले लीजिए, मतलब लॉटरी का टिकट ले लीजिए, अब सोचो कि जीत जाएं, तो ये बहुत कम चांसेज हैं कि आप पहला टिकट जीत सकते हैं। तो वही होता है, ही माइट, हो सकता है विन द फर्स्ट प्राइज, वह पहला प्राइज जीत जाए। और ही हैज परचेज्ड, उसने खरीदे 100 टिकट्स, 100 टिकट्स खरीदे, ऑफ लॉटरी, यानी लॉटरी के उसने 100 टिकट खरीदे। ही में विन अ प्राइस, जब आप 100 टिकट खरीदेंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका शायद एक टिकट कोई लॉटरी जिता दे। तो इसलिए यहाँ पर जब 100 टिकट्स हैं तो हमने क्या लगाया, में लगाया। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्राइज है, इसलिए हमने क्या लगाया, माइट लगाया, क्योंकि फर्स्ट प्राइज ज़रूरी नहीं है कि आप जीत जाएं। लेकिन आप अगर 100 टिकट लेंगे तो हो सकता है कि 100 में एक तो ऐसा निकल ही सकता है जिससे आपकी लॉटरी में जीत हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर मैं का प्रयोग किया। हम समझ गए होंगे कि मैं और माइट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों इतना उतार लीजिए और फिर आगे हम एक दो एग्जाम्पल आपको और बता दें। दोस्तों हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट में रैन टुडे। अभी हम क्या देखे थे, इसको इसी को देखे थे, तो मैं लगा दिया, यानी मौसम छाया होगा तभी बारिश होगी। अगर हम लगा दें इट माइट रैन टुडे, तो दोस्तों हमने क्या देखा, मैं और माइट को अभी पीछे देखे हैं कि हम मैं का प्रयोग तब करते हैं, यानी इसका मतलब होगा कि बादल कहीं ना कहीं छाए होंगे, लेकिन इसका मतलब होगा कि बादल होंगे नहीं, लेकिन मौसम बदलेगा तो बरस सकता है, इसलिए हमने माइट का प्रयोग किया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही में he may be a thief, he may be a thief, यानी वह एक चोर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसने पहले चोरी की होगी या उसके बारे में कोई ना कोई बात तो पहले से पता होगी, तभी हम मैं के बारे में लगाया। लेकिन हम किसी अनजान आदमी हो और हमसे कोई बोले कि वह चोर है कि नहीं, तो हम उसी सिचुएशन में क्या करेंगे
कि जब हम जानते ही नहीं हैं, पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, हम इतना जानते हैं, अब वो आदमी चोरी किया नहीं किया, तो जब हम उसके बारे में जानते ही नहीं, तो ही माइट बी अ थीफ, यानी हो सकता है कि वो चोर हो, लेकिन हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो चोर ही है। तो ऐसी स्थिति में हम समझ गए होंगे कि मैं हमारा जो होता है वो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, लेकिन जो माइट हमारा होता है वो रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे कि मैं और माइट में क्या डिफरेंस होता है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों हम माइट का अब देखेंगे नेक्स्ट यूज। दोस्तों हम नेक्स्ट यूज देखें उससे पहले आप लोग जो फर्स्ट यूज बनाए थे उसके नीचे आप लोग नोट लिख लीजिएगा, और नोट में लिख लीजिएगा कि मैं के द्वारा पॉसिबिलिटी का भाव उत्पन्न होता है, वहीं पर माइट के द्वारा रिमोट पॉसिबिलिटी यानी दूर की संभावना का भाव प्रकट होता है। और अब हम देखेंगे माइट के सेकंड यूज में, माइट के प्रयोग के द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, यानी हम्बल रिक्वेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा विनम्रता का भाव प्रकट होता है। माइट एंड कुड इज पोलाइट रिक्वेस्ट बट डिफरेंस बिटवीन पावर। दोस्तों मैंने जब पिछले क्लास में देखा होगा कि मैंने कुड के बारे में भी बताया था कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में अगर अंतर की बात किया जाए तो डिफरेंस क्या है, माइट के पास कोई पावर नहीं होती है, जबकि कुड के पास एक पावर होती है। जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए, आप या किसी थिएटर में जाइए, आप वहाँ टिकट लीजिए और अंदर जाइए, देखिएगा। जैसे किसी मूवी या सिनेमा में देखना शुरू किए और बाय द वे बीच में कोई मूवी बंद कर दे हो, तो ये आपका अधिकार है, आप रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट के साथ साथ आप अधिकार का भी यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब माइट का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके पास कोई पावर नहीं होता। जैसे कुड का आप हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारे साथ कुड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना टाइम देके हमसे पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन माइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा, माइट का मैंने पिछले बताया ना कि माइट का प्रयोग करने का मतलब है कि गिड़गिड़ाने का, वो रिक्वेस्ट जो गिड़गिड़ाने वाली, जैसे हम लोग हिंदी में समझते हैं ना, तो वही चीज़ होता है। और अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। माइट यू लैंड मी 100 रुपीज़, क्या आप हमको 100 रुपये उधार दे सकते हैं। जो हमने क्या देखा, माइट एक बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। और माइट बोरो योर गोल्डन नेकलेस, तो क्या आप अपना सोने का नेकलेस दे सकते हैं। तो हमने यहाँ भी देखा, ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। माइट आई टॉक टू द पीएम, जैसे किसी वॉचमैन या गेट कीपर के पास जब हम पीएम से मिलना होता है तो उनसे पहले बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड वगैरह मिलते हैं, तो हम उनसे कहते हैं क्या मैं पीएम से बात कर सकता हूँ। तो क्या है, माइट आई टॉक टू द पीएम, क्योंकि हम माइट का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। माइट आई टॉक टू द पीएम। माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ। तो उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे कि माइट का प्रयोग हम हम्बल रिक्वेस्ट के भाव में करते हैं। और अगर समझ गए और ये भी समझा कि माइट के पास कोई पावर नहीं होती, जबकि कुड के पास अपनी एक पावर होती है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट यूज में हम जानेंगे माइट का प्रयोग पर्पज यानी उद्देश्य के भाव में भी किया जाता है, यानी माइट का प्रयोग जो होता है वो उद्देश्य के भाव में भी प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो लोग हमारी पिछली क्लास देखे होंगे उसमें भी यही चीज़ हम पढ़े थे कि मैं के द्वारा भी उद्देश्य का भाव प्रकट होता है। तो दोस्तों हम साथ ही में दोनों का डिफरेंसेस समझ लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम जैसे जानते हैं कि माइट का प्रयोग
भी पर्पज या उद्देश्य के भाव में किया जाता है और मे का भी पर्पज या उद्देश्य के भाव में किया जाता है। तो जैसे हम सबसे पहले मे का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भगत सिंह डाइड, भगत सिंह मर गए सो दैट, ताकि वी मे लिव फ्री, यानी भगत सिंह मर गए ताकि हम लोग स्वतंत्र जी रह सकें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भगत सिंह का जो मरना है वो हम किस लिए, उनका उद्देश्य क्या था कि हम लोग स्वतंत्र रह सकें, यानी वी में लिव फ्री। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी अधिक है, क्योंकि भगत सिंह वास्तव में हम लोगों के वजह से मरे थे। और अगर हम बात दूसरा देखें, दे डाइड सो दैट वी में लिव, यानी कह सकते हैं कि कोई जैसे मान लिया कि सैनिक ही, तो दे डाइड वो मर जाते हैं सो दैट ताकि वी में लिव, जिससे हम लोग रह सकें, यानी बॉर्डर पर वो रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। तो वो किस लिए शहीद होते हैं, उनका कहने का मतलब, उनका शहीद का मतलब होता है कि हम लोग उनकी शहीदी की वजह से, क्योंकि वो रहते हैं इसलिए हम आराम से अपने यहाँ घरों में रह पाते हैं। तो देखते क्या है दोस्तों कि अब रही बात मे और माइट में डिफरेंस की, तो मे हमारी, हमने अभी पीछे बताया है कि वो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, यानी संभावना को दर्शाता है, और माइट हमारी जो है वो हमारी रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट यूज है नंबर 4। दोस्तों 4 में हम जानेंगे कि माइट के प्रयोग के द्वारा भूतकाल यानी पास्ट टेंस में हुए कार्यों पर असंतुष्टि, कार्यों पर संतुष्ट के साथ साथ सलाह का भी, असंतुष्ट के साथ साथ सलाह का भी भाव देखने को हमको मिलेगा। जैसे कि अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे हमका असंतुष्टि से का मतलब है कि वो कार्य जो चल रहा होता है वो कार्य से वो संतुष्ट नहीं होता, जो पीछे का अब तक कार्य चलता आया है उससे संतुष्ट नहीं होता। अब कौन नहीं संतुष्ट होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, अभी हम बताएंगे। और जैसे यू माइट पे मोर अटेंशन टू योर स्टडी, यानी कहने वाला किसी से कह रहा है कि यू माइट पे मोर अटेंशन, तुमको अभी ज़रूरत है और अटेंशन की, टू योर स्टडी, यानी जो तुम स्टडी तुम मतलब तुमको अभी अपने पढ़ाई पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यानी जो अब तक उसकी पढ़ाई चलती आई है उससे कौन स्पीकर हमारा संतुष्ट नहीं है। तो जब स्पीकर हमारा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो तो पास्ट से चलती हुई आई है, उससे संतुष्ट नहीं है, और साथ ही साथ सलाह का भी भाव प्रकट होता है, यानी वो सलाह भी दे रहा है कि यू माइट पे मोर अटेंशन, यानी आप और ध्यान दो, टू योर स्टडी, यानी सीधी सी बात है कि वो जिस पढ़ाई, इसमें एक हिडन अर्थ क्या है कि जो पढ़ाई उसने अब तक की है उससे क्या है, स्पीकर हमारा संतुष्ट नहीं है, और सलाह भी क्या दे रहा है कि तुमको और अभी ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई पे। तो हम क्या जाने कि यहाँ पर माइट के द्वारा जो पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में बीते हुए कार्य पर असंतुष्टि के साथ साथ सलाह का भी भाव प्रकट होता है। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यू माइट टू वर्क हार्ड, यानी तुमको अभी क्या है, कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। यू माइट टॉक पोलाइटली टू योर एल्डर्स, तुमको अपने बड़ों का सम्मान करने की मतलब अभी ज़रूरत है। तो क्या दोस्तों देखिए कि यू माइट टॉक पोलाइटली टू योर एल्डर्स, यानी तुम और विनम्रतापूर्वक बड़ों से बात करो,
यानी क्या है, सलाह भी है कि तुम और बड़ों से विनम्रतापूर्वक बात करो। तो हम समझ गए होंगे कि माइट के द्वारा हम भूतकाल जो में काम होता है उससे हमारा स्पीकर संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन उसी असंतुष्टि के साथ साथ आगे सलाह का भी कार्य करता है। जैसे कि यू माइट टॉक पोलाइटली टू योर एल्डर्स, यानी तुमको अभी अपने बड़ों की सम्मान करने की और ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, या तुम अपने बड़ों का सम्मान विनम्रतापूर्वक, मतलब तुम अपने बड़ों का विनम्रतापूर्वक विनम्रतापूर्वक बड़ों से बात करो, यानी तो इसमें भी क्या है, सलाह भी है। तो हम समझ गए होंगे कि जहाँ पर सलाह मतलब पोला मतलब भूतकाल में जो पास्ट टेंस में हुए कार्य से असंतुष्ट है, यानी जो कार्य पीछे करता जो आया है उससे वो एक तो स्पीकर असंतुष्ट होता है, दूसरा सलाह का भी भाव प्रकट होता है। तो किसके द्वारा हम जाने, माइट के द्वारा। तो हमने क्या देखा, माइट माइट माइट, यानी तीनों सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि असंतुष्टि के साथ साथ सलाह भी दे रहा है। कौन, हमारा स्पीकर। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट यूज 5 है, जिसमें हम जानेंगे मे और माइट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग। यानी मे और माइट हम दोनों एक साथ ले लिए हैं इसमें बताने के लिए। जब परफेक्ट टेंस में किसी कार्य के होने की संभावना का भाव प्रकट होता है किंतु घटित ना हो, यानी कोई कार्य की संभावना तो हो मगर घटित ना हो, अर्थात नेगेटिव सेंस का भाव दे, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट माइट या कुड। दोस्तों मैंने कुड में, जब मैंने कैन का जब कुड पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन में हम कुड का भी प्रयोग करते हैं। अगर पिछले की वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। हम माइट और कुड दोनों किस में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव इन पास्ट। और अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो क्या जानेंगे, यदि आप मेरा कहना माने होते तो आप सफल हो गए होते, यानी ना तो उन्होंने मेरा कहना माना और ना वो तो सफल हुए। अर्थ तो यही निकला। तो क्या बोल रहा है, परफेक्ट टेंस में कि क्योंकि हैव का प्रयोग हुआ, हैव प्लस V3, तो यानी परफेक्टिव एस्पेक्ट आ गया। और होने की संभावना का भाव प्रकट होता है किंतु घटित नहीं होता। संभावना थी कि अगर आप मेरा कहा माने होते तो सफल हो जाते, तो यानी संभावना थी, लेकिन आप माने ही नहीं इसलिए सफल ही नहीं हुए। लेकिन किंतु घटित ना हो, यानी जब माने ही नहीं तो घटित ही नहीं हुआ। तो हम समझ गए होंगे कि यदि आप मेरा कहना माने होते तो आप सफल हो गए होते। तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, इफ़ यू हैड केयर्ड माई सेइंग, यानी इफ़ यू हैड केयर्ड माई सेइंग, याद आप अगर हमरा कहना माने होते, यू माइट हैव सक्सीडेड, यानी तो आप सफल हो गए होते। तो हमने क्या देखा कि माइट हैव प्लस V3 और यानी तीनों का हम मिश्रण देखने को मिलता है। और ये कौन सा वाक्य है, परफेक्टिव टेंस में किसी कार्य के होने की संभावना तो होती है मगर वो कार्य घटित नहीं होता है। जैसे कि संभावना थी उसके पास होने की, कब, जब उसकी बात मानता, लेकिन उसने जब बात मानी नहीं तो क्या हुआ, वो फेल हुआ। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि नेता ईमानदार हो गए होते तो देश बदल गया होता, यानी कहने का मतलब है कि ना तो ईमानदार नेता हुए न देश बदल पाया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इफ़ लीडर हैड बिकम ऑनेस्ट आवर कंट्री माइट हैव बीन चेंज्ड। दोस्तों क्या है, इफ़ लीडर हैव बिकम
ऑनेस्ट, यदि हमारे देश के नेता ईमानदार हो गए होते, आवर कंट्री माइट हैव बीन चेंज, तो हमारी कंट्री चेंज हो गई होती। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जब वो कार्य हो पूरा नहीं हो पाता है लेकिन संभावना होती है, तो हम परफेक्टिव एस्पेक्ट में क्या बोलते हैं इसको, माइट या कुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करके हम टेंस को पूरा करते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल है ही मे हैव बीन wounded, यानी ही मे हैव बीन wounded। ये तो बीन wounded का मतलब दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट में एस्पेक्ट की बात कर रहा है। हम अभी तक प्रेजेंट और लास्ट वाला पास्ट देखे थे, ये भी पास्ट का है। ही मे हैव wounded यानी वो wounded घायल हो सकता था। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है दोस्तों, वी डू नॉट नो सो फार, मैं अब तक नहीं जानता हूँ, बट ही इज परहैप्स, किंतु शायद ही इज परहैप्स इंजर्ड, शायद वह इंजर्ड हो गया हो, यानी शायद वह घायल हो गया हो। तो ये क्या है, मन की एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, यानी ये संभावना, जब कोई होता नहीं है और ऐसा हम कभी कभी कल्पना करने लगते हैं ना कि कुछ ऐसा नहीं तो ऐसा हो ना हो गया हो, तो उस टाइप का ये सेंटेंस है। ही मे हैव बीन wounded, यानी वह इंजर्ड हो सकता था। तो वी डू नॉट हो सकता था, वी डू नॉट नो सो फार, मैं अब तक नहीं जानता, बट ही इज परहैप्स इंजर्ड, वह शायद घायल हो गया हो। हाँ शायद, तो क्या है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ नॉट अराइव्ड, वह अभी तक नहीं पहुंचा, सो फार मतलब अब तक नहीं पहुंचा। ही में हैव टेकन अ रॉन्ग वे, हो सकता है कि वह गलत रास्ते पर चला गया हो, ऐसा हम भी सोचते हैं ना। तो ही हैज़ नॉट अराइव्ड सो फार, वो अब तक नहीं पहुंचा। ही में हैव टेकन अ रॉन्ग वे, यानी शायद वो गलत रास्ता ले लिया हो या गलत रास्ते पर चला गया हो। तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी दिखाता है दोस्तों। जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है उसको मैंने डिफाइन किया है, जो ब्लू पेन से लिखा है उसको मैंने डिफाइन किया है ब्लैक पेन से। वी डोंट नो, मैं नहीं जानता द एक्चुअल पोजीशन, यानी मैं इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं जानता, मैं बैठ के एक जगह पर ये सोच रहा हूँ। बट एज ही नॉट अराइव्ड, जैसा कि वो अभी तक पहुँचा नहीं है, सो फार यानी अराइव्ड अभी तक जो पहुँचा नहीं है, सो द पॉसिबिलिटी, तो ये संभावना हो सकती है, इज दैट कि he may have taken a wrong way, हो सकता है कि वो गलत रास्ता ले लिया हो। तो यानी ब्लैक पेन से हमने इसको डिफाइन किया है कि वी डोंट नो द एक्चुअल पोजीशन, मैं इनकी एक्चुअल पोजीशन तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ही हैज़ नॉट अराइव्ड सो फार, वो अब तक नहीं पहुँचा, ही में हैव टेकन अ वे रॉन्ग वे। तो हम क्या इसका डिफाइन में अगर देखते हैं, वी डोंट नो द एक्चुअल पोजीशन, हम की एक्चुअल पोजीशन नहीं जानते हैं लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं। बट एज ही नॉट अराइव, जैसा कि हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था लेकिन अब तक पहुंचा नहीं वो। तो जब पहुंचा नहीं तो सो द पॉसिबिलिटी, तो ये हो सकता है, संभावना हो सकती है डेट ही में हैव टेकन अ रॉन्ग वे, हो सकता है वो गलत रास्ता ले लिया हो। और अगर हम लास्ट देखें, सी नंबर देखें, ही माइट हैव बीन wounded, वह wounded हो सकता था, यानी वो घायल हो सकता था। तो दोस्तों दैट वाज अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कि वह घायल हो सकता था। और बट ही वाज नॉट wounded, लेकिन रियल एक्सीडेंट क्या है, रियल घटना हमारी क्या है कि वह घायल तो है नहीं, लेकिन हम ऐसा सोच कर बैठे थे कि अगर ऐसा करता तो हो सकता है घायल हो जाता। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दो एग्जाम्पल और बता दें दोस्तों। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू माइट हैव इनवाइटेड मी टू योर वेडिंग, यानी कहने का मतलब है आप हमको इनवाइट कर सकते थे अपनी शादी पर, यानी बट यू डिडेंट इनवाइट, यानी अर्थ क्या निकल रहा है, यू माइट हैव इनवाइटेड मी, आप मुझे इनवाइट कर सकते थे टू योर वेडिंग, अपनी शादी पे,
तो अर्थ क्या निकल रहा है वो तो डिफाइन कर रहे हैं ब्लू पेन से, बट यू डिडेंट इनवाइट, किंतु आपने इनवाइट नहीं किया है। अर्थ हमारा ये है, लेकिन बोलने का तरीका ये है कि यू माइट हैव इनवाइटेड मी टू योर वेडिंग, आप हमको अपनी शादी पे इनवाइट कर सकते थे, लेकिन बट मी टू योर वेडिंग, लेकिन समस्या क्या हुई कि बट यू डिडेंट इनवाइट, आपने इनवाइट नहीं किया। शी माइट हैव कम, वह आ सकती थी। इफ वी आस्क हर, यदि हम उससे कहते, यदि हम उससे कहते तो वो आ सकती थी, लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, बट वी डिडेंट आस्क हर, मैंने उससे नहीं कहा। तो जब उससे मैंने नहीं कहा तो वो नहीं आई, यानी आ सकती थी लेकिन कहा नहीं, इसलिए नहीं आई। दोस्तों रिमार्क में इस बात को नोट कर लीजिए कि परफेक्ट टेंस में मैं का प्रयोग वर्तमान में एक संभावना को व्यक्त करता है, यानी परफेक्ट टेंस में मैं का प्रयोग वर्तमान में एक संभावना को व्यक्त करता है, जबकि माइट का प्रयोग पास्ट में किसी घटना के घटित होने की संभावना जो वास्तव में घटित नहीं हुई हो, मतलब घटित तो होने की उसकी संभावना तो होगी लेकिन वो घटित नहीं होती है, उस कंडीशन में हम माइट का प्रयोग करते हैं। और माइट का प्रयोग पास्ट में किसी घटना के घटित होने की संभावना जो वास्तव में घटित ना हुई हो संभावना को बताता है, यानी जो ऐसी संभावना को बताता है जो वह घटित नहीं हुई होती है। दोस्तों उम्मीद है कि हमको मैं अच्छी तरीके से मैं और कैन में डिफरेंसेस भी पता चल गए होंगे और मैं और कैन अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने ले लिया होगा और क्लास अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस और क्या लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो अगर कोई भी अभी भी समस्या आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।